हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपका विषय है उसे हम लोग आपका देख रहे हैं। विश्व जनसंख्या को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। लेसन को हम लोग उसमें घनत्व, वितरण और वृद्धि के विषय में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग आपका घनत्व को अच्छे से पढ़ चुके हैं और वितरण की हम लोग बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वितरण के कौन कौन से आपके कारक हैं। उन कारकों को हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक और बच्चों आर्थिक कारकों की हम लोग आपका बात कर रहे थे। हम लोग अभी तक आपका जो था भौगोलिक कारकों को हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे आर्थिक कारकों की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और आपका जानेंगे। चलिए, तो ज्यादा समय लेते हुए सीधे चलते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको जैसा पता है कि जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंतर्गत जो है हम जनसंख्या के जो आपके कारक हैं, कौन से भौगोलिक कारकों की हम लोग आपका इस लेक्चर के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत अपनी बात कर चुके हैं कि कौन कौन से आपके भौगोलिक आपके कारक हैं और उन कारकों का क्या इम्पैक्ट है। उन सारी चीज़ों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके बहुत अच्छे से इनको पढ़े और इनको देखे थे। देखिए, देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत हम लोग आपका कारकों को देख पाए कि जल की जो आपको उपलब्धता है, इसकी वजह से भी जनसंख्या हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलती है। भू आकृति अगर अच्छी है, समतल है, जहाँ पर मैदान है, वहां पर हम लोगों को जो आपकी जनसंख्या है वो अधिक आपका देखने को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार है बच्चों, जैसे आपका जलवायु, अगर कहीं की क्लाइमेट मानव के रहने के लिए अनुकूल है, तो वहां आपकी जो जनसंख्या होगी वो कैसी होगी, उसकी जो उपलब्धता है, या आप कहेंगे कि जनसंख्या कैसी होगी, अधिक होगी, या कहेंगे कि जनसंख्या का जो आपका निवास होगा वो निवास कैसा होगा, अच्छा होगा। कैसा होगा, अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत, ये सब चीजें। फिर है आपकी मृदा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कहीं भी आप रह रहे हैं और आपके लिए सारे फैक्टर वेरी करते हैं, और अगर आप उस क्षेत्र की जो मृदा है, जो मिट्टी है, अगर वो कैसी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, अगर उसमें आपकी पैदावार अगर आपकी अच्छी नहीं होती, अगर आपकी पैदावार अच्छी नहीं है, तो मान लीजिए कि जो आपका कुछ भी जो पैदा होना है तो वो आपका कम होगा। यानी कि जो उत्पादन है, उत्पादन की क्या स्थिति है, इस स्थिति को हम लोग देखना है। ठीक, तो इन सब चीजों को देख रहे हैं कि ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपका बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज के लिए। तो इन सब की हम लोग मेनली बात कर रहे थे। अब देखिए, आपको समझना क्या है कि जो अगला महत्वपूर्ण जो आपका फैक्टर है, वो अगला जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आर्थिक कारक। कैसा है, आर्थिक कारक इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक, आर्थिक कारक। अब थोड़ा सा इन आर्थिक कारकों को देखिए। इन आर्थिक कारक में जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पहला खनिज। कौन सा है बच्चों, खनिज। और मैं अगर दूसरे की आपका बात करूं, वो है नगरीयकरण। ठीक, जो आपका तीसरा है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। ठीक, ये तीन आर्थिक कारक के जो आपके हैं वो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपके फैक्टर है। इन फैक्टरों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि खनिज, नगरीय और औद्योगिक कारक, ये तीन कारक आपके मेन हैं और इन तीन कारकों को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक। अब देखिए खनिज कारकों में थोड़ा समझिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि है क्या। देखिए जो खनिज होते हैं वो खनिज कारक किसी भी उद्योग को स्टेब्लिश करने के लिए जो आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर कहीं खनिज पदार्थों की अधिकतम है तो वहाँ की जनसंख्या का विकास और वहाँ का जीवन बहुत अलग होता है, सुगम्य होता है। आप देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपका सर्वदा कथन वो आपका सत्य हो, क्योंकि अफ्रीका जो है खनिजों से, तत्वों से आपका भरा पड़ा है, लेकिन वहाँ आज भी आपका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। तो खनिज एक आपका इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करता है आदमी की, आपका जनसंख्या के लिए, क्योंकि आदमी के लिए जीवन निर्वाह के लिए खनिज उद्योग के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। उनको वहाँ बेचकर वो अपने जीवन का जो अच्छा खासा लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सकता है। देखिए आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है नगरीयकरण, सिटीजनशिप। जो आपका सिटीजन है, जो आपके शहर हैं, आजकल जो लोग हैं वो आपका गांव से जो है कहाँ की तरफ आपका शिफ्ट हो रहे हैं, शहरों की तरफ। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, इसका भी एक कारक है कि शहरों में जो आपकी जनसंख्या है वो अधिक पाई जा रही है। उसके कुछ बच्चों मेन जो है आपके कारक है, कुछ ऐसे मेन बाप के फैक्टर हैं। सबसे पहले देखिए लोगों को यहाँ जो आधार, जो भूत जो आपकी सुविधा है वो सुविधा इनको प्राप्त हो रही है। दूसरा है इनके अंतर्गत कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, ध्यान देना है। उन लोगों को जो आपकी शिक्षा का एक बहुत अच्छा जो अवसर है यहाँ आपका प्राप्त होता है शहरों में। और जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका स्वास्थ्य, कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है शहरों में। और चौथा है आपका रोजगार। ये क्या है कि रोजगार आपका शहरों में ज्यादा है आपका तुलनात्मक रूप से गांव में। और जब आदमी व्यक्ति शहर में रहता है तो अपने आप को कहीं क्या है, जो है विकास की ओर बढ़ता महसूस करता है, बढ़ता महसूस करता है कि वो क्या हो रहा है, कि वो विकास की तरफ आपका बढ़ रहा है, उसे ऐसा महसूस होता है। किसके लिए, नगरीकरण में। अब देखिए आधारभूत सुविधा का मतलब है यहाँ आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी है, आपको कोई भी सुविधा चाहिए औद्योगिक, आपको जिस भी प्रकार में वो आपको सारी फैसिलिटी आपको डिजिटल रूप में आपको मिल जाएगी और सारी चीजें जो हैं आपकी उपलब्धता आपकी जी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये है। और अब देखिए एक इसमें फैक्टर बचेगा औद्योगिकरण। देखिए यही इंपॉर्टेंट था ना, औद्योगिकरण। तो इस औद्योगिक जो आपका करण है, इस आपको औद्योगिकरण क्यों जरूरी है और क्या कारण है कि यहाँ जो वो आपकी जनसंख्या है, जो जो आपकी जनसंख्या है वो आपको दिखाई देती है। क्यों है ऐसा कि यहाँ जो आपकी जनसंख्या है वो आपको दिखाई देती है, क्यों है ऐसा? देखिए जहां आपका औद्योगिकरण होता है वहां रोजगार की तलाश में या रोजगार की जो आपकी संभावना है, रोजगार की जो आपकी संभावना है उसके लिए लोग क्या करते हैं आपका, देखिए गांव से क्या होता है आपका शहर की तरफ रोजगार के लिए क्या होते हैं वो आपका जाते हैं, क्या करते हैं, पलायन करते हैं। और देखिए हमारे उत्तराखंड में लोग रोजगार के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बाहर की तरफ आपका पलायन करते हैं। और जहां पर आपकी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, जहां पर आपके रोजगार के बहुत सारे बड़े गए आपके औद्योगिक जो आपके संस्थान होते हैं, वह हमको जनसंख्या बहुत डेंस दिखाई देती है। एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चों ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में आप देखिए जो आपका रामनगर वाला जो क्षेत्र है वहां आपकी औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां जनसंख्या बहुत मिलेगी।
ऐसे नैनीताल में आप देखिए आपका सर्विस सुविधा बहुत अच्छी है, तो वहाँ आपको बहुत ज्यादा आपको जनसंख्या मिलेगी। हरिद्वार में देखिए, जितना हरिद्वार का आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या आपका निवास करती है। जो आपका सिडकुल है, BHL है, इस वाले क्षेत्र में ज्वालापुर वाली जो बेल्ट है, वहाँ देखिए वहाँ क्या है, पूरा उस क्षेत्र में जो है, जो हरिद्वार वाला पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में आप देखिए जनसंख्या जो है आपकी बहुत बड़ी आपकी मात्रा में, बहुत बड़े नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो औद्योगिक जो क्षेत्र है वो रोजगार की दृष्टि से कैसा है, रोजगार की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण। क्या है, महत्वपूर्ण है, और बहुत ज्यादा क्या है आपके जरूरी है। ठीक, ये थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि वो रोजगार की दृष्टि से कैसे है महत्वपूर्ण। और यही कारण है कि जो जनसंख्या है वो औद्योगिक क्षेत्र वाले में आपकी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका औद्योगिक क्षेत्र के जो मेन जो आपके फैक्टर हैं नगरीकरण में, चाहे वो आपकी बैंक। अब देखिए औद्योगिकरण के साथ क्या होता है, आपके जो बहुत सारी सुविधाएं हैं वो भी वहां मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी फैक्ट्री लग गई, मान लीजिए कोई आपकी औद्योगिक जो इकाई है वहां स्टैब्लिश हो गई, तो उसके साथ क्या होगा, उसके पास पड़ोस में दुकान, अस्पताल, शिक्षा के लिए स्कूल, ठीक, होटल, ढाबा, और ना जाने कितनी ऐसी चीज, और जो आपका श्रमिक है, इन सब चीजों के लिए आपका जो है रोजगार का जो है व्यवस्था होती है। सब एक औद्योगिक इकाई स्टैब्लिश होने के कारण, यही कारण है कि अगर कोई फैक्ट्री, कोई इकाई बड़ी अगर किसी क्षेत्र में लग जाए तो वहां के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिलता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, चलिए अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपका थर्ड आपका जो मेन कारक है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये कारक को थोड़ा सा हमको आपका देखना है कि जनसंख्या वितरण में इस कारक का बड़ा ही योगदान होता है। देखिए देखिए थोड़ा इसको देखिएगा आप लोग तो आपको और अच्छा समझ आएगा। देखिए यहाँ देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कारण अधिक महत्व लोगों को आकर्षित करते हैं। जहां आपके सांस्कृतिक और धार्मिक फैक्टर होते हैं वहां लोगों को ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक उसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कि जहां पर आपका आपका सामाजिक तो आपका पॉलिटिकल अगर वो आपका स्टेब्लिश नहीं होते तो लोग वहां से क्या हो देते हैं, आपका छोड़ देते हैं। कई बार सरकार लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए आपका प्रोत्साहन करती है। क्या आप अपने प्रदेश में कुछ ऐसे उदाहरणों को सोच सकते हैं कि जहाँ क्या करती है, जहाँ जनसंख्या विरल हो, सरकार मोटिवेट करेगी कि आप लोग वहां चले जाइए, वहां शिफ्ट हो जाइए, और कहीं भीड़ वाले स्थान है तो उनको बोल देती है कि क्या हो कि वो बच्चे जो है थोड़ा सा वहां से भीड़ वाले स्थान से आप कहीं दूसरी तरफ को आपके जो हो जाए, शिफ्ट हो जाए। ऐसी जो है सरकार आपका बात करती है और ऐसे आपका चीजों के लिए जो है सरकार वो आपका प्रोत्साहन करती है ताकि ये सारी चीजें हों। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जनसंख्या के बारे में। अब क्योंकि हम अभी तक दो फैक्टरों को पढ़ चुके हैं, अब मेन जो बात है वो है जनसंख्या वृद्धि की। किसकी बच्चों, जनसंख्या वृद्धि थी। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में किसी
निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक भूमि पृष्ठभूमि का क्या होता है? सूचक होता है। ठीक, ये आपको देखना है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए कुछ चीजें आती हैं आपका जैसे इसमें आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या में जो संगठन है, पहले आप उसको समझिए, फिर हम लोग को जो है हम उनको एक एक करके इसका देखेंगे। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि का क्या मतलब है, जनसंख्या वृद्धि दर का क्या मतलब है, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, ये सब चीजों को हम लोग आपका देखिए। एक चीज तो आपको साफ समझ आएगी कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का सीधा सा मतलब है जनसंख्या में होने वाली प्रति वर्ष जो जो आपका वृद्धि है, उस वृद्धि को ही हम क्या कहेंगे? आपका जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ठीक, क्योंकि जितनी जनसंख्या आपकी बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या जो वृद्धि का मतलब है समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश की जनसंख्या क्या थी वर्ष 2000 वो आपके 10 में, मान लीजिए 120 करोड़ थी। कितनी थी? 120 करोड़। अब क्या हो गया, वर्ष 2012 तक वो जनसंख्या क्या हो गई, 120 से 35 करोड़ हो गई। कितना हो गई? यानी कि 2 वर्षों में वो जनसंख्या कितनी बढ़ी? 15 बढ़ी। तो यही क्या है? आपकी जनसंख्या वृद्धि है। अब आप इसको 12 का ना माने 11 कर लीजिए, आपको जो एक साल का अंतर है वो आपको इस पर दिखाई दे जाएगा कि एक साल में कितना हुआ। तो इस प्रकार क्या करते हैं, तो जो ये आपका 15 आया, ये क्या है? आपका वृद्धि है। और कैसी वृद्धि है? आपका जनसंख्या वृद्धि है। ध्यान देना, क्या है? आपका जनसंख्या वृद्धि है। क्लियर है बच्चों? ध्यान रहेगा इतना। अब इसी में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, जनसंख्या की वृद्धि दर, कि जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। देखिए इसको देखना है कि जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। यह है जनसंख्या, यह है जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन है जो
प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग इसको? प्रतिशत में आपका जो परिवर्तन है वो आपका किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं आपका जनसंख्या वृद्धि। ठीक, जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, हम उसको जनसंख्या जो आपका प्रतिशत है वो कहते हैं। अगला थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि समझिए क्या है? इसका मतलब है यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर, देखिए कैसे होती है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है आपका जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि हम लोग ज्ञात करते हैं। तो कभी कभी आपका फार्मूला पूछ लेगा कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आप किसके माध्यम से जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि दर कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे यह वृद्धि होती है तब, अब जब, देखिए कौन सी वृद्धि है, कैसी है? वास्तविक वृद्धि इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। हम इसको माइनस कर लेते हैं तो हम लोग इस तरह से उसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला इसमें जो हमको देखना है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। क्या है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। इस धनात्मक वृद्धि को समझिए कि क्या है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। देखिए यह तब होती है क्या करें, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों से लोग स्थायी रूप में उस देश
में प्रवास करें, में प्रवास करें या किया जाए, तो वो क्या होगी, जनसंख्या की धनात्मक, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, क्या होगी, वो आपकी पॉजिटिव जो है वो आपकी वृद्धि होगी। हम इसे आपका मापेंगे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि आपका किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण के लिए आपके भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारक आपके लिए उत्तरदायी हैं, इनको हमने देखा। और आज ही हमने कहा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि एक समय अंतराल में जो विशेष जनसंख्या बढ़ी है, एक विशेष टाइम में, वो जनसंख्या में जितनी वृद्धि हुई है वही हमारी जनसंख्या वृद्धि है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को हम लोग थोड़ा सा आपका प्रतिशत के रूप में काउंट करते हैं कि हमारी टोटल देश में, किसी राज्य में, किसी जिले में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, क्या उसका रेट रहा है। दर को हम लोग प्रतिशत में आपका मापते हैं, वास्तविक क्या होती है। इन सब को हम लोगों ने आज पढ़ा जाना। अभी कुछ और इसके महत्वपूर्ण जो आपके पहलू हैं जनसंख्या वृद्धि के, वो अभी बचे हुए हैं, जिनको हम आपका कल के लेक्चर में इनको बहुत अच्छे से देखेंगे, इनको पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों अपने लेक्चर का अच्छे से रिवीजन कीजिए। कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप पूछिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और बच्चों, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।